वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। इससे पहले आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा। इससे मैंने आपको बताया था, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें समझाने का प्रयास किया था। 4 इकाई मैंने कंप्लीट करवा दिया था महामैराथन क्लास की, और 4 इकाई आपकी और बची थी। मैंने कहा था कि जल्द ही उसको करवा दूंगा, ठीक है। तो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, ये आपका पेपर का नाम है। बीए 5th सेमेस्टर में अगर आप होते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो ये दूसरा पेपर है हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य के दूसरे पेपर में आपको हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना होता है। इसमें मैंने बताया था कि इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं बताते हुए पूरा रिवीजन करवाऊंगा, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतर होगा। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है, या मैराथन क्लास कह सकते हैं आप इसको। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। तो इकाई संख्या 1 से लेकर के इकाई संख्या 4 तक से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न जो थे वो मैंने डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। अब जो है इकाई नंबर 5 से लेकर के इकाई नंबर 8 तक के जो एक प्रकार से क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली में हमको जाना था एक फंक्शन में, ठीक है। आप देखेंगे ये जो हमारा ड्रेस है ये थोड़ा सा पार्टी टाइप का ही है। तो मैं जा रहा था, तो मैंने कहा कि भैया आपको पढ़ा दें, फिर उसके बाद में मैं जाता हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार लाता रहता हूं। तो पार्ट 1 में आप ये थंबनेल देखे होंगे। पार्ट 2 जो होगा उसमें पार्ट 2 कहीं पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों देख लेंगे तो आपका हो जाएगा, जिसमें हमने ये इकाई संख्या 1 में आप देखेंगे चीज़ें मैंने समझाई आपको पूरा विस्तार से। ये तमाम प्रकार के टॉपिक हमने चर्चा करे, तमाम क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था। ये भी आपका हो गया था। जयशंकर प्रसाद वगैरह के बारे में मैंने डिटेल में जानकारी भी दी थी। निराला के बारे में बताया था। निराला की जो एक प्रकार से पुत्री है सरोज, उनकी मृत्यु पर उन्होंने जो एक प्रकार से मृत्यु के बाद में जो उन्होंने लिखा, सरोज स्मृति शोक गीत कहा गया उसको, सारी चीज़ें समझाई थी मैंने, ठीक है। इसके अलावा निराला के बारे में मैंने निराला के बारे में बताया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में बताया था कि इनका जन्म 4 अप्रैल 1888 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। बाबई नाम का ग्राम पड़ता है वहाँ पर। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हो गए थे, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी हो चुकी थी। इन सभी के बारे में मैंने बताया था, चूँकि ये सब लोग एक प्रकार से आपको पढ़ने थे। यानी कि यहाँ तक आपका हो गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो भाषा शैली है इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा कर दी थी। भाषा और शैली भी आपको बता दी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जो मैंने आपको बताई। और वीरों का कैसा हो बसंत और झांसी की रानी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। दोनों कविताओं की व्याख्या वगैरह आप देखेंगे, बड़ी सरल व्याख्या, तो इसमें कुछ समझाने लायक है ही भी नहीं, ठीक है। बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही सब चीज़ें हैं। इकाई नंबर 5 में आते हैं। अच्छा, इकाई नंबर 4 में आपको क्या क्या पढ़ना था। इकाई नंबर 4 की अगर बात की जाए महोदय, तो इकाई नंबर 4 में आपको छायावाद के बारे में पढ़ना था। बेसिकली छायावाद के में जो राष्ट्रीय काव्य है, खास करके जयशंकर प्रसाद, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान। अब छायावादोत्तर काव्य इकाई नंबर 5 में आप क्या पढ़ेंगे। छायावादोत्तर काव्य मतलब कि छायावाद के बाद जो प्रगतिवाद या प्रयोगवाद रचना रही है उसमें। अब खास करके इसमें आपको बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल गुप्त पार्षद के बारे में आपको जानना है, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की आपकी पाठ्यक्रम में कविता संकलित है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर की शहीद स्तवन, यानी कलम आज उनकी जय बोल, जरा अस्थियाँ बारी बारी छिटकाएं जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, ठीक है। इस तरीके की रचना लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। और हिमालय नाम की एक कविता है। ये 2 कविताएं पाठ्यक्रम में हैं। और श्यामलाल गुप्त पार्षद की जी का झंडा गीत, जिसमें है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये रचनाएं आपको बेसिकली पढ़नी है। तो छायावादोत्तर काव्य में ये चीज़ें आपको जाननी है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चले। 76 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले 75 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। चले अगला देखते हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है से क्या तात्पर्य है, बताएं। हिंदुस्तान हमारा है, ये एक प्रकार से हिंदुस्तान हमारा है, इससे क्या तात्पर्य है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो हिंदुस्तान हमारा है, ये कविता बेसिकली एक प्रकार से इन्होंने बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता है कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। तो इसमें भारतवर्ष या हिंदुस्तान हमारा, इसका क्या तात्पर्य है। हिंदुस्तान हमारा है से कवि का आशय है कि यह देश हमारा है और इस देश की आन बान शान से हमें प्रेम है, और ये देश की आन बान शान हम ही हैं, हमसे इसको प्रेम है, और कहीं ना कहीं पे ये हमारा है, हम इसके हैं। ये एक प्रकार से उसका तात्पर्य है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
सारी बड़ी रचना, ज़बरदस्त रचना है। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हमारा अतिशय मान किसने किया है। हमारा अतिशय मान किसने किया है, तो हम इतिहास और अतीत ने हमारा अतिशय मान किया है। इतिहास और अतीत ने क्या किया है, हमारा अतिशय मान किया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही सब चीज़ें आपको एक प्रकार से कविताओं से अंदर से रिलेटेड क्वेश्चन से, कविताओं के अंदर से पूछा गया है। निशीथ का दिव्या मतलब निशीथ का दिया क्या ला रहा है, बताएं। निशीथ का जो दिया है ये सवेरा ला रहा है। क्या ला रहा है, सवेरा ला रहा है। निशीथ का जो दिया है ये सवेरा ला रहा है, ठीक है। ये इन्हीं की रचना से संबंधित है। 79 नंबर क्वेश्चन से, स्वतंत्रता को निशीथ का दिया क्यों कहा जाता है। स्वतंत्रता को निशीथ का दिया इसलिए कहा जाता है महोदय कि जिस प्रकार दिया रात्रि के अंधकार को नष्ट कर प्रकाश बिखेर देता है, उसी तरह स्वतंत्रता से भी हमारे दुख एवं कष्ट मिट जाएंगे और हम प्रगति करने चले जाएंगे। ये एक प्रकार से जिस तरीके से क्या होता है, अंधकार को दिया जो है नष्ट कर देता है प्रकाश बिखेर करके, ठीक उसी प्रकार से स्वतंत्रता से हमारे सभी दुख और कष्ट मिट जाएंगे। हमारे जीवन में एक प्रकार से क्या आएंगी, सुख खुशियाँ आएंगी। ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये भारतवर्ष हमारा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नबीन जी, बालकृष्ण शर्मा नबीन जी की रचनाओं में मूलतः किस भाषा के स्वर देखने को मिलते हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नबीन की अगर बात की जाए तो एक ये राष्ट्रीय संग्राम के कठोर जीवन की अनुभूतियाँ इनके काव्य में आपको दिखेंगी, ठीक है। दूसरी ओर जन जागरण के स्वर भी आपको दिखेंगे। प्रेम और विरह की संवेदनाएं भी इन्होंने अपने रचनाओं में व्यक्त करी है। इनका जन्म हुआ था 1898 में उज्जैन के निकट भूजालपुर नाम का गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था यमुना प्रसाद। साधारण स्थिति के व्यक्ति थे। बालकृष्ण शर्मा नबीन ब्राह्मण परिवार से आते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक प्रकार से नबीन जी जब कानपुर में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, उनके संपर्क में आते हैं और फिर उसके अंदर गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन आता है। उनके आह्वान पर कॉलेज छोड़ करके व्यवहारिक राजनीति में जो है कूद पड़ते हैं। कई बार जेल की यात्राएं भी करी। तो बालकृष्ण शर्मा नबीन जो थे ये भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के भी सदस्य रहे हैं, यानी बड़े विद्वान आदमी थे। तो इनकी रचनाओं में मूलतः राष्ट्रीय भावना के स्वर आपको मिलेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय भावना के स्वर आपको मिलेंगे, साथ ही साथ और भी चीज़ें मिलेंगी इनकी रचना, जैसे उर्मिला इनकी रचना है, ठीक है। कुमकुम इनकी रचना है, रश्मि रेखा इनकी रचना है। ये सब रचनाएं इनकी हैं, ठीक है। और नबीन जी की कविताओं में राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम, लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम की आप देखते हैं हमेशा एक प्रकार से नदियाँ सी बह गई हैं। यानी एक प्रकार से राष्ट्रीय भावना, प्रेम, राष्ट्र प्रेम के प्रति बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लिखने का काम इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो राष्ट्र कवि हैं दिनकर जी, ओज के कवि हैं दिनकर जी। इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में, ठीक है। दिनकर भी बड़े विद्वान आदमी थे और ओज के कवि हैं, बिना डरे अपनी बातों को रखते हैं, ठीक है। और किसी को एक प्रकार से ये नहीं देखते कि भाई आप कौन हो। दिनकर जी बेसिकली हिंदी के उन कवियों में से थे जिन्होंने कला मतलब काव्य कला का उपयोग जनजीवन के लिए किया है। समाज के दलित वर्ग के प्रति इनकी सक्रिय सहानुभूति है और मार्क्सवाद का भी प्रभाव थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। ओज और शौर्य के कवियों में प्रथम स्थान रखते हैं। जन्म आपका 1908 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था भैया, मुंगेर जिले के अंतर्गत एक सिमरिया घाट नामक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इनको, 2-3 मील पैदल जा कर के पढ़ने जाते थे स्कूल कॉलेज। फिर उसके बाद में पारिवारिक निर्धनता भी थी, तमाम उतार चढ़ाव भी इनके जीवन में आया, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करी और फिर उसके बाद में ये जो है कुछ दिनों तक सब रजिस्ट्रार पद पर भी काम करते रहे। बिहार के शिक्षा विभाग में भी काम किया और इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से काम किया, राजनीति में भाग लिए। साहित्यिक सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत भी किया, ठीक है। आपका निधन जो हो गया था 1974 मतलब 1974 में इनका निधन हो गया था, ठीक है। 1974 में आपका निधन हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न, दिनकर जी किस प्रांत में पैदा हुए थे। तो दिनकर जी बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में पैदा हुए थे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, दिनकर जी की प्रथम रचना कौन सी है। तो इनकी प्रथम रचना है बारदौली विजय, ठीक है। अगला प्रश्न, दिनकर जी किस काल के कवि कहलाते हैं। दिनकर जी आधुनिक काल के कवि कहलाते हैं और बेसिकली प्रगतिवादी कवि है, ठीक है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सभी का प्रभाव आप देखेंगे मिलेगा। अगला प्रश्न, उर्वशी के लेखक का नाम बताएं। उर्वशी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके अलावा रेणुका रचना इन्होंने लिखी। रेणुका रचना जो है एक प्रकार से उसमें जो है अतीत के गौरव के प्रति कवि का आदर भाव और वर्तमान की निरस्ता से दुखी मन की वेदना का परिचय मिलता है। हुंकार रचना लिखते हैं इन्होंने। हुंकार रचना जो है वर्तमान की दीन दशा के प्रति आक्रोश का चित्रण है। रसवंती रचना है, काव्य में वर्णन किया इन्होंने सौंदर्य का।
सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी रचनाएं जो है बड़ी फेमस हैं। और उर्वशी में आप देखते हैं एक प्रबंध काव्य है दोनों, ठीक है। दिनकर की गद्य रचनाओं में प्रमुख स्थान है विराट ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि उन्होंने गद्य रचना लिखी है। तो महाकाव्य लिखे उर्वशी, और एक प्रकार से रश्मिरथी वगैरह वही है कि भाई जो है हरिने भीषण हुंकार के, जो आप देखते हैं आशुतोष राणा गाते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा कि हरने भीषण हुंकार की, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, ठीक है। मतलब अब जब दुर्योधन के यहाँ पर शांतिदूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, तो उस दौरान की एक प्रकार से जो परिदृश्य है वो किस तरीके से, मतलब महाभारत की पूरी कथा आप रश्मिरथी में देखेंगे, ठीक है। ये एक प्रकार से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है आशुतोष राणा जी यूट्यूब पर गाते हैं, आप सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनके जो है बोलने की जो शैली है बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। कैसे डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तू मुझे बांधेगा मूर्ख, तू मुझे बांधने लायक है। भगवान कहते हैं देख गगन मुझ में लय है, पवन आकाश पाताल धरती पृथ्वी सब मुझी में है, और तू मेरे को बांधेगा। देखते हैं बांध तेरी हिम्मत कितनी है, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे। ए दुर्योधन, जंजीर बढ़ा ले और बांध मुझे, हो सकता है तो साधने का प्रयास कर, तेरी इतनी औकात नहीं कि तुम्हारी इस लोहे के टुकड़े में मैं बन जाऊं। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। शंख चक्र गदा पद्माला विभूषितम, भगवान प्रकट हो गए, प्रकाश हो गया पूरे के पूरे राजमहल में, सारी सबकी आंखें चुंधिया गई एकदम से। और फिर वही बात हुई कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। मतलब फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जिस जिस तरीके से भगवान को लोगों ने माना था, उस तरीके से भगवान ने उन सभी को दर्शन दिया। दुर्योधन को एक शत्रु की भांति दिखाई देते हैं, भीष्म पितामह को एक उद्धारकर्ता के रूप में दिखाई देते हैं, द्रोणाचार्य को भगवान विष्णु के रूप में दिखाई देते हैं। इस तरीके से सबको एक प्रकार से अपने अपने रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो भगवान वो हैं। रश्मिरथी में इतना ज़बरदस्त वर्णन इन्होंने किया है, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त रचना है रश्मिरथी। उर्वशी तो मेरे पास है, शायद मैं आपको दिखा दूँ। उर्वशी जो रचना है इनकी, ठीक है जो पूछा गया, ओ माय गॉड, क्या गिर गया भाई, कुछ नहीं, प्लीज़ वेट अ मोमेंट। ये रचना है उर्वशी। उर्वशी रचना आप देखेंगे, उर्वशी एक महाकाव्य है, और ये उर्वशी और राजा पुरुरवा जो थे, पुरुरवा राजा पृथ्वी के राजा है, उर्वशी जो हैं ये एक अप्सरा है। आप यहाँ पर इनका चित्र भी देख पा रहे होंगे, अप्सरा है, ये बड़ी खूबसूरत अप्सरा थी। इनको देख करके पुरुरवा मोहित हो जाते हैं, और पुरुरवा का शौर्य और सौंदर्य देख करके एक प्रकार, मतलब कि शौर्य, बेसिकली शौर्य जो होता है मतलब कि बाहुबल, ठीक है। राजाओं के पास जैसे पहले की स्त्रियां क्या देखती थी पुरुषों में, बाहुबल देखती थी कि पौरुष तत्व कितना इसके अंदर है, या इसके अंदर क्या क्षमता है, कैपेसिटी क्या है, या एक प्रकार से इसकी पावर कितनी है, और पावर पर ही एक प्रकार से सौंदर्य मोहित होता था। शौर्य और सौंदर्य की जोड़ी, कहा गया है कि शौर्य और सौंदर्य की जोड़ी बड़ी बेटर होती थी उस दौरान। आजकल तो भाई क्रीम पाउडर लगा करके सुंदरता लोग देखने लगे हैं, लेकिन पहले क्रीम पाउडर और वस्त्र अलंकार ये सब नहीं था। पहले लोग शौर्य देखते थे, वीरता देखते थे, ठीक है। तो ये उर्वशी जो रचना है ये एक प्रकार से राजा पुरुरवा जो कि बड़े प्रतापी राजा हैं, ठीक है, और एक जो है उर्वशी हैं, इनको एक राक्षस जो है वो कैद करके ले जाने का प्रयास करता है। राजा पुरुरवा जो है अपने एक प्रकार से बाण से उसको मार देते हैं और उसको भगा देते हैं, और वो छोड़ कर चला जाता है। उर्वशी एक प्रकार से उसका धन्यवाद देती हैं, और फिर उर्वशी एक प्रकार से आती है और इनसे मिलती हैं। उर्वशी की कई सखियां हैं, अप्सरा है चूँकि, तो कई सखियां हैं, सभी लोग कहती हैं। उर्वशी और राजा पुरुरवा का शादी हो जाती है, और शादी होने की शर्त होती है कि भाई उर्वशी कहती है कि अगर मैं आपको कभी नग्न अवस्था में देख लूँगी तो आपको मैं छोड़ करके चली जाऊँगी। और भी चीज़ें, 2 शर्त रखी कि 2 हमारे बच्चे हैं, मतलब कि ये मेमने के बच्चे हैं, अगर इनको कोई ले गया या इनकी आप रक्षा कर सको तो मैं आपके साथ रहूँगी। राजा पुरुरवा जो हैं यौवन में इतने ज़्यादा एक प्रकार से पागल हो जाते हैं, और इस उर्वशी चूँकि भाई अप्सरा हैं, खूबसूरत हैं, जो है खुशबूदार हैं, तो ऐसे में एक प्रकार से राजा पुरुरवा एकदम से पूरा राजपाट भूल जाते हैं, मदहोश टाइप के हो जाते हैं। वही हाल
जो बिहारी लाल ने लिखा कि अली कली ही सो बंध्यो आगे कवन हवाल, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो उर्वशी जो रचना है बड़ी फेमस रचना है। उर्वशी के अलावा रश्मिरथी, हुंकार, नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, बापू, रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, नए सुभाषित, अर्धनारीश्वर, बेड़ूबन, रेती के फूल, दिल्ली, रश्मि माला, समानांतर, सपनों का धुआं, अमृत मंथन, भग्न बीड़ा, ये सब रचनाएं जो हैं इनकी हैं। निबंध भी कई सारे हैं, साहित्य लोचन, बोध कथाएं भी इन्होंने लिखी हैं। तो एक प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर की ये रचनाएं बड़ी फेमस रचनाएं हैं, और जब इसको पढ़ेंगे मज़ा आ जाएगा, एकदम से पढ़ने में समझ में आएगा आपको। देखिए ये एक प्रकार से राजा पुररवा और उर्वशी की कुछ तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इसमें तमाम चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो राजा पुररवा देखिए, पुरुष पात्र परिचय, इसमें पुररवा जो है वेदकालीन प्रतिष्ठानपुर के विक्रमी एल राजा नायक हैं। महर्षि चमन प्रसिद्ध भृगवंशी वेदकालीन महर्षि हैं। आयु पुररवा उर्वशी का पुत्र जो होता है वो आयु है। महामात्य पुररवा के मुख्य सचिव हैं। विश्वमना राज जोशी हैं सूत्रधार। मतलब पूरा यहाँ पर पहले परिचय दिया गया, पुरुष पात्र नारी पात्र पूरा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, और वक्ष के कुसुम कुंज सुरभित विश्राम भवन ये, जहाँ मृत्यु के पथिक ठहर कर शांति दूर करते हैं। इस तरीके से राजा पुररवा और उर्वशी की कथाएं केवल आपको यहीं पर नहीं बल्कि एक प्रकार से शास्त्रों में, पुराणों में भी उर्वशी और राजा पुररवा की कथा वर्णित है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा है प्रथम अंक में कि नीचे पृथ्वी पर बसंत की कुसुम विभा छाई है, ऊपर है चंद्रमा द्वादशी का निर्मेघ गगन में, खुली नीलिमा पर विकीर्ण तारे यो दीप रहे हैं, चमक रहे हो नील चीर पर बूटे जो चांदी के, या प्रशांत निस्सीम जलधि में जैसे चरण चरण पर नीलवार को फोड़ ज्योति के दीप निकल आए हों। मतलब बड़ी ज़बरदस्त रचना है, पढ़ेंगे एकदम से मज़ा आ जाएगा। हिंदी साहित्य से आपको एमए करना है, पीएचडी करनी है तो आप उर्वशी, रश्मिरथी, ठीक है, इसके अलावा कामायनी, ये सब महाकाव्य आप खरीद लीजिए। ये सब एक प्रकार से रचनाएं बड़ी फेमस रचनाएं हैं, और ऐसे तमाम प्रकार की रचनाएं मेरे यहाँ पर रखी हुई, मतलब कि आपको अनामिका, परिमल, संचयिता, जो भी चीज़ें हैं आपको सब मिल जाएंगी। ठीक है, और कुल्ली भाट, तमाम उपन्यास, तमाम नाटक, तमाम किताबें रखी हुई हैं। तो ये जब आप पढ़ेंगे तब आपको एक लगेगा कि भाई हाँ हम हिंदी पढ़ रहे हैं, और वैसे तो हिंदी पढ़ने का फिर उतना मतलब नहीं हो जाता। तो दिनकर जी जो है ये एक प्रकार से प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, प्रगतिवाद का समय कब से कब तक है, 1936 से 1943 का समय, ये एक प्रकार से प्रगतिवादी समय है, बड़ा ज़बरदस्त समय रहता है। तो उर्वशी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। मैंने महाकाव्य कैसा है, प्रबंध काव्य, महाकाव्य है ये। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर को। उर्वशी रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनकर जी के पिता का क्या नाम था, रविन्द्रनाथ ठाकुर नाम, रविन्द्रनाथ सिंह नाम था इनके पिताजी का नाम। झंडे को ऊंचे रखने से क्या तात्पर्य है, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इससे प्रश्न पूछा गया। इसमें अति लघुत्तरी, मतलब लघुत्तरी में प्रश्न पूछा जाता है ये कि झंडा ऊंचा रहे हमारा क्या तात्पर्य है इससे। हमारा यानी भारत देश हमेशा ही शक्ति की प्रेरणा स्रोत, प्रेम रूपी अमृत से संचित करने वाला, मातृभूमि के लिए वीरों के तन मन से प्यारा है। इन्हीं कारणों से भारतवर्ष की विश्व में प्रतिष्ठा है। कभी चाहता है कि ऐसे गौरवशाली देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा सदैव ऊंचा रहे, किसी के कृत्यों के द्वारा उसका मान मर्दन ना हो, ठीक है, उसकी मान हानि ना हो। इस वजह से एक प्रकार झंडा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। ठीक है, हम रहें या ना रहें, लेकिन यह देश रहना चाहिए, ये झंडा ऊंचा रहना चाहिए। ये मन में जिसमें नंद इस गौरव, नंद इस देश का अभिमान है, वो नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो जब आप देश प्रेम आपके अंदर होगा तभी आपके अंदर मानवता का विकास होगा। देश प्रेम जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्थान होता है, पुण्य स्थल होता है। देश प्रेम आपके जो है हृदय में होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देश प्रेम जिस देश में आप रहते हैं उस देश का गाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। यानी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादय पिगरीसी, जननी और जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़ करके बताई गई हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से 90 नंबर, कवि श्यामलाल गुप्त ने झंडे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा, बताएं। श्यामलाल पार्षद ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, किसने कहा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। आपका जन्म हुआ था 16 सितंबर को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, श्यामलाल गुप्ता जी का, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी का जन्म हुआ था 16 सितंबर 1863 में। कानपुर जिले के नरवल कस्बे में इनका जन्म हुआ था। व्यवसायी परिवार विश्वेश्वर गुप्ता जी के घर में। 5 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे ये। मिडिल परीक्षा की पास करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जिला परिषद नगर पालिका में अध्यापक की नौकरी प्रारंभ कर देते हैं। 3 साल का बांड यानी अनुबंध भरने की नौबत आने पर नौकरी से त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, 1921 में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आते, चूँकि कानपुर से वो भी चीज़ें कर रहे थे।
और 1924 में झंडा की रचना मतलब झंडा गान की रचना करते हैं। 1925 में कानपुर में कांग्रेस के सम्मेलन में पहली बार झंडारोहण होता है और उसी समय एक गीत गाया जाता है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, शांति सुधा सरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। मतलब और भी कविता थोड़ी लंबी है, ठीक है, मतलब 4-5 है कि भाई स्वतंत्रता के भीषण रण में लगकर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस तरीके से रचना है, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी की रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मृत्यु इनकी हो गई थी 10 अगस्त को 1977 ईस्वी में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, स्वतंत्र भारत और पंजाब केसरी जैसी रचनाएं लिखने का काम किया श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। तो कवि ने भारतीय झंडे तिरंगे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इसलिए कहा है क्योंकि कवि का मानना है कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रमुख प्रेरणा यानी मोटिवेशन का स्रोत है। इसको देख करके प्रत्येक भारतीय स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बिल्कुल, जब आप देखते हैं क्रिकेट के मैदान पर क्यों राष्ट्रगान होता है, ताकि जब व्यक्ति खेले तो अपने लिए ना खेले। रोहित शर्मा या विराट कोहली या हार्दिक पांड्या खेलें, जसप्रीत बुमराह, तो वो अपने लिए ना खेलें कि हमको अपना माइलस्टोन करना है, वो इसलिए खेले ताकि हमारे देश का नाम उन्हीं के नाम से आगे बढ़ रहा है या हमारे देश का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं। इस वजह से झंडा जो है फहराया जाता है, झंडे के साथ साथ जो है राष्ट्रगान गाया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से उसके अंदर ओज भर देता है, व्यक्तियों के अंदर मोटिवेशन आता है। तो जब भी राष्ट्रगान होता है, आप 15 अगस्त को अपने स्कूल में खड़े होते होंगे तो आपके अंदर लगता होगा मोटिवेशन, जोश, जब गाना सुनते हैं कि जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। क्यों नहीं लिखते हो उन चीज़ों पर, क्यों नहीं लिखते हो उन महापुरुषों पर जिन्होंने एक प्रकार से बड़ी मेहनत करी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी सर का बलिदान कर दिया और उसका बिना मोल लिए। ऐसे व्यक्तियों को आज कलम क्यों चुप है? रामधारी सिंह दिनकर जी उनको बताते हैं कि भाई कलम आज उनकी जय बोल, उनकी जय बोलना चाहिए जिन्होंने एक प्रकार से जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जरा अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। आयरे गहरे को तो बहुत लोग लिख देंगे, लेकिन उन लोगों पर लिखिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया देश को। आगे देखेंगे तिरंगे को देख करके वीरों के मन में कैसे भाव जागृत होते हैं। तो वीरों का कैसा हो बसंत भैया, वीरों का भाव जो है बड़ा ज़बरदस्त जागृत होता है, ठीक है। तिरंगा हमारी शान और विजय का प्रतीक है। यह वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद और साहस के भावों का संचार करने वाला है। तिरंगा हमें देश की रक्षार्थ अपनी जान तक बलिदान करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, विजयी मतलब विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये है श्यामलाल पार्षद जी, ठीक है। इसके बाद में अगली इकाई आपकी आती है इकाई नंबर 6। इकाई नंबर 6 में आपको एक प्रकार से जो कुछ और कवि हैं, खास करके समकालीन राष्ट्रीय काव्य के प्रथम चरण में आपको पढ़ना है श्यामलाल पार्षद मतलब कि श्यामनारायण पांडे जी के बारे में। श्यामनारायण पांडे जी बड़े ज़बरदस्त लेखक है, राष्ट्रीय लेखक है, ठीक है। जन्म कब हुआ था आपका? तो श्यामनारायण पांडे जी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। डुमराव गांव आजमगढ़ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ पड़ता है, उसी में डुमराव गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। श्यामनारायण पांडे जी किस धारा के कवि हैं? तो वीर काव्य धारा के कवि हैं श्यामनारायण पांडे जी, वीरतापूर्वक रचनाएं लिखते हैं। और श्यामनारायण पांडे जी का जो जन्म एक प्रकार से बात की जाए, ये 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था 1991 में, ठीक है। तो इनका निधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था, क्लियर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इनकी रचनाओं में आप देखते हैं हल्दी घाटी रचना लिखी, जौहर रचना लिखी, ठीक है। इन दोनों रचनाओं को बड़ी प्रतिष्ठा मिली। 4 महाकाव्यों की रचना करी, जिसमें हल्दी घाटी और जौहर, इन दोनों को एक प्रकार से बड़ी फेमस चीज़ें मिली। वीर राणा प्रताप के जीवन के बारे में हल्दी घाटी रचना इनकी बड़ी फेमस है। और जो है जौहर रचना जो है चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के बारे में लिखा इन्होंने, क्लियर, ध्यान रखेंगे। जो श्यामनारायण पांडे, चेतक की वीरता आपने सुना होगा कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, ठीक है। और राणा की पुतली फिरी नहीं, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था जो तनिक हवा से बाघिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, ठीक है। है यही रहा, हाँ यही रहा, यहाँ नहीं वहाँ, वह वहीं रहा यहाँ नहीं, ठीक है। थी जगह कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, कौशल दिखलाया चालों में, ठीक है। इसके अलावा
उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा कर बालों में, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया, बिराल वज्रमय बादल सा अर की सेना पर ढहर गया, भाला गिर गया निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का देख ऐसा रंग। तो कहीं ना कहीं पे घोड़ा जो था चेतक, उसके आगे जो था वो हाथी का सूंड लगाता था, मतलब कि मुकुट लगाता था ताकि उसकी रक्षा हो सके। हाथी देखती थी, घोड़ा हाथी के बराबर था, इतना लंबा चौड़ा था। राणा प्रताप जब 90 किलो का भाला लेकर के जब बैठते थे, एक भाले में 4-5 लोगों को ऐसे उठा देते थे ऐसे और फेंक देते थे उठा करके। राणा प्रताप हट्टे कट्टे मुस्टंडे बहुत बड़े थे, उनकी तलवार अगर एक बार किसी के सर पर ऐसे गिर जाए तो सर पूरा का पूरा खंड को पूरा फट जाएगा, शरीर आधा आधा हो जाए। तो वो रचना लिखने का काम किया। चेतक की वीरता और राणा प्रताप की ललकार कविताओं तलवार की रचनाकार के कौन है? श्याम नारायण पांडे जी हैं। दोनों कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 96 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे जी की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। श्याम नारायण पांडे जी निम्न पुस्तकों की रचना करी इन्होंने। हल्दी घाटी, जौहर और तुमोल, ये सब इनके महाकाव्य हैं, बड़ी फेमस रचनाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 97 नंबर प्रश्न, श्याम नारायण पांडे किस युग मतलब किस पुरस्कार से पुरस्कृत हैं? तो इनको एक प्रकार से जो है देव पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? वीर रस के कवि हैं बेसिकली, ठीक है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी भी आपके पाठ्यक्रम में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनकी रचनाएं की अगर बात की जाए द्वारिका प्रसाद, तो उन्होंने कहा उठो धरा के अमर सपूतों, ठीक है, ये रचना और वीर तुम बढ़े चलो, ये 2 रचनाएं आपकी संकलित हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की आपके पाठ्यक्रम में। इनका जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1916 को आगरा में रोहता, आगरा का एक स्थान है रोहता, उत्तर प्रदेश में पड़ता आगरा, तो आगरा जिले के रोहता गाँव में हुआ था 1 दिसंबर 1916 को इनका जन्म। शिक्षा दीक्षा आगरा में ही होती है। इसके बाद शिक्षा विभाग में तमाम शहरों में सेवाएं दी। 1978 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद में पैतृक गांव में रोहता में आकर के बस जाते हैं। 1981 में आलोक नगर में आकर के बसने लगे, मतलब रहने लगे। और इनका लेखन विद्यार्थी जीवन से शुरू हो गया था, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद में इन्होंने साहित्य सृजन ज़्यादा किया। और आप देखते हैं बाल साहित्य में आपको विशेष महारत हासिल है। इसका परिणाम था कि बाल साहित्य के जाने माने लेखक कृष्ण विनायक फड़के ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में अपनी शव यात्रा में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का बाल गीत हम सब सुमन एक उपवन हैं गाए जाने की इच्छा जताई थी। तो ऐसे विद्वान आदमी थे ये। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने अपनी आत्मकथा लिखी है सीधी राह चलता रहा। अपनी मृत्यु से केवल 2 घंटे पहले इसको पूरी करी थी उन्होंने, ठीक है। आत्मकथा इनकी कौन सी है? सीधी राह चलता रहा। 21 अगस्त 1998 को आपकी हालत बिगड़ी और निधन हो जाता है द्वारिका प्रसाद जी का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचनाओं की विषय वस्तु क्या है? तो इनकी अधिकांश रचनाएं देश प्रेम पर, वीरता पर और प्रकृति आदि पर लिखी गई है और बेसिकली बाल साहित्य। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने बाल साहित्य पर कितने पुस्तकों की रचना करी है? तो लगभग 26 पुस्तकें लिखी हैं, जिस कारण से वे बच्चों के गांधी भी कहलाते हैं। तो बच्चों का गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। 6 काव्य संग्रह आपने लिखे, 2 खंड काव्य लिखे, 40 से अधिक बाल पुस्तकें हैं, 26 बाल साहित्य की पुस्तकें इनकी हैं, ठीक है। और 3 कथा संग्रह है, 5 पुस्तकें मतलब कि 9 साक्षरों के लिए है, 3 शिक्षा की पुस्तकें ग्रंथावलियाँ हैं। तो तमाम प्रकार की चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, तमाम रचनाएं लिखी हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का निधन कब हुआ था? 29 अगस्त 1998 को आपका निधन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 103 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भैया। प्रश्न है कि उठो धरा के अमर सपूतों, वीर तुम बढ़े चलो, कविताओं के रचनाकार कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रभात है, नई बात है, नई किरण है, नई ज्योत नई, नई उमंग है, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। मतलब एक प्रकार से जो भारत है उसकी नवनिर्माण की बात इन्होंने करी है अपनी कविता में, ठीक है। और दूसरी कविता इनकी कौन सी है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने लिखा। और आगे भी कविता है, तो 2 लाइन और बची हुई है। तो ये सब एक प्रकार से कविता इन्हीं की है। अगला प्रश्न है, सीधी राह चलता रहा किस विधा की रचना है? सीधी राह चलता रहा ये आत्मकथा विधा की रचना है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की रचना है, ठीक है। सीधी राह चलता रहा आत्मकथा अपने समय से 3 घंटे या 2 घंटे पहले इन्होंने पूरा किया था इसको। गोपाल प्रसाद व्यास जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? गोपाल दास व्यास जी जो है अगले कवि हैं जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। गोपाल दास व्यास जी की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था भैया 13 फरवरी 1915 को,
ठीक है। मथुरा के महमदपुर पारसोली नामक गांव में इनका जन्म होता है, ठीक है। आपके पिताजी का नाम था ब्रज किशोर शास्त्री, माताजी का नाम था चमेली देवी। पारसौली के निकट भवनपुरा में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, बाद में मथुरा में चले जाते हैं, ठीक है। कक्षा 7 तक ही अध्ययन किया और फिर उसके बाद में नवनीत चतुर्वेदी से पिंगल का ज्ञान, पिंगल भाषा का अर्जित किया। सेठ कन्हैयालाल पोद्दार से अलंकार व रस सिद्धांत सीख लिया इन्होंने। इस तरीके से और तमाम प्रकार की चीज़ें इन्होंने सीखी, ठीक है। स्वाध्याय से बड़ा काम किया इन्होंने, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और राष्ट्र कवि सम्मेलन और देश भर में होली के अवसर पर मूर्ख महासम्मेलनों के जन्मदाता और संचालक भी ये रहे। 28 मई 2005 को सुबह के 6 बज रहे थे, नई दिल्ली में आप रह रहे थे, अपने निवास स्थान पर ही आपका देहांत हो जाता है। तो गोपाल प्रसाद व्यास जी का निधन कब हुआ था? 28 मई 2005 को नई दिल्ली में इनके खुद के घर में एक प्रकार से इनकी तबीयत बिगड़ती है और सुबह के 6 बजे आपकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न, गोपाल प्रसाद व्यास किन सम्मानों से सम्मानित हुए हैं? तो व्यास जी को भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया था, दिल्ली सरकार ने सलाका सम्मान और उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान से विभूषित किया था। यानी सम्मान के मोहताज नहीं, सम्मान बहुत ज़्यादा इनको मिला था, क्योंकि ऐसा ही टैलेंट इनके अंदर था कि इसकी वजह से इनको बड़ा सम्मान मिलता रहा। गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखी गई कुछ कविताओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो इनकी कविताएं निम्नलिखित हैं, जैसे खूनी हस्ताक्षर, शहीदों में तू नाम लिखा ले रे, कदम कदम बढ़ाए जा, ये कविताएं इनकी जो है संकलित हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जंग और व्यंग रचना इनकी है, ठीक है। खूनी हस्ताक्षर आपके पाठ्यक्रम में कविता संकलित है। और इसके अलावा शहीदों में तू नाम लिखा रे, मतलब लिखा ले रे, ये भी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो 2 कविताएं आपकी संकलित है गोपाल दास इनकी, ठीक है। गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखित प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। तो गोपिन के अधरान की भाषा, हास्य नगर, रंग जंग और व्यंग, ठीक है, कदम कदम बढ़ाए जा, ये सब एक प्रकार से रचनाएं इनकी है, बड़ी फेमस रचनाएं हैं। तो ये हो गया आपका इकाई नंबर 6। इकाई नंबर 7 की अगर बात की जाए तो इकाई नंबर 7 जो है आपका, उसमें क्या पढ़ना है भैया? इकाई नंबर 7 में आपको क्या पढ़ना है महोदय? फटाफट से एक बार बताएं, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। इसमें आपको समकालीन राष्ट्रीय काव्य का दूसरा चरण जो है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपको सोहनलाल द्विवेदी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और भी कवियों के बारे में पढ़ना है। तो इसके ये आपका जो है भैया इकाई नंबर 7 है, ध्यान रखेंगे इस बात को। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए प्रश्न, सोहनलाल द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सोहनलाल द्विवेदी का जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में आपका जन्म हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो है आप देखेंगे कि द्विवेदी जी की राष्ट्रीयता जो रही है, सोहनलाल द्विवेदी महेंद्र गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और नवीन से बिल्कुल अलग रही है। राष्ट्रीयता, अहिंसात्मक और गांधीवादी रक्तहीन क्रांति के समर्थक रहे हैं। वर्तमान और अतीत के प्रति समान दृष्टि इनकी रही है और काव्य में वीर पूजा के रचनात्मक भाव लहराते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने बड़ी रचनाएं भी लिखी हैं। देहावसान इनकी बात की जाए तो सोहनलाल द्विवेदी जी का निधन जो हुआ था 29 फरवरी 1988 को हो गया था। सोहनलाल द्विवेदी को पद्मश्री उपाधि कब प्राप्त हुई थी भैया? तो सोहनलाल द्विवेदी जी की अगर बात की जाए तो सोहनलाल द्विवेदी को पद्मश्री जो उपाधि मिली थी वो एक प्रकार से कब मिली थी भैया? इनको एक प्रकार से पद्मश्री जो मिला था वो 1969 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, ठीक, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सोहनलाल द्विवेदी जी के कविता संग्रहों के नाम लिखिए। देखिए इनके कई कविता संग्रह हैं, जैसे कि भैरवी हो गया, पूजा गीत हो गया, चेतना है, प्रभाती, ये सब इनके कविता संग्रह हैं, ठीक है। भैरवी जो है हमारे स्वदेश प्रेम के भावों की प्रधानता को बताती है रचना भैरवी। पूजा गीत की बात की जाए तो पूजा गीत जो है ये एक प्रकार से, या पूजा के स्वर, इनके द्वारा कवि के जनता में नव जागरण करते हुए युग का कार्य किया है। इसके अलावा चेतना की अगर बात की तो चेतना जो है ये भी एक रचना है इनकी। इसके अलावा विस्पान, युगधारा, बासंती, चित्रा, तमाम रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये सब रचनाएं इनकी हैं। वासुदत्ता एक रचना है, इसमें भारतीय संस्कृति और भारतीय गौरव के बारे में बताया है। वैसे आपके पाठ्यक्रम में मातृभूमि इनकी रचना संकलित है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सोहनलाल द्विवेदी के बाल कविता संग्रहों के नाम बताइए। तो इनके बाल कविता संग्रहों में शिशु भारती, दूध बतासा, बाल भारती, बिगुल बांसुरी, झरना और बच्चों के बापू, ये सब कविताएं आपकी पाठ्यक्रम में संकलित, मतलब कि आपके जो है इन्होंने लिखी हैं सोहनलाल द्विवेदी जी ने। मातृभूमि कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और तुम्हें नमन, तुम्हें नमन कविता जो है, चल पड़े जिधर दो डगमग, ठीक है, गांधी जी के बड़े फैन फॉलो, मतलब गांधी जी के जो है विचारों पर चलने वाले थे। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया 115 नंबर, अटल जी से। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और हैं भी, बहुत बड़े प्रधानमंत्री भी, बहुत ज़बरदस्त प्रधानमंत्री थे।
अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था भैया? तो अटल जी का जन्म जो है ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था इनका 25 दिसंबर 1924 को। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के जिले के ग्वालियर शहर के एक गांव में आपका जन्म हुआ था। इनके पैतृक गांव का नाम बटेश्वर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके पिताजी का नाम था कृष्ण बिहारी वाजपेयी, एक शिक्षक और कवि थे वो। इनकी माताजी का नाम था कृष्णा देवी वाजपेयी, उनके साथ और उनके 7 भाई बहन भी थे, ठीक है। वाजपेयी जी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखी बाड़ा विद्यालय से प्राप्त करी। इसके बाद स्नातक की डिग्री लक्ष्मीबाई कॉलेज से पूरी करी और उसके बाद में फिर ये कानपुर में स्थित डीएवी कॉलेज से अर्थशास्त्र विषय से इन्होंने एक प्रकार से स्नातक की डिग्री ली, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते रहे और बड़ी भूमिका निभाई। 1939 में अपने छात्र जीवन में उन्होंने स्वयंसेवक की भूमिका भी निभाई। उन्होंने हिंदी न्यूज़पेपर के संपादन का भी काम किया और कई सारी चीज़ें हैं। और आप देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में अनेक नेताओं के साथ मिलकर के लड़े। हमारे देश के लिए अत्यंत दुख भरा दिन तब रहा जब 16 अगस्त 2018 को हिंदी के एम्स अस्पताल में आपने आखिरी सांस ली। तो एक प्रकार से बड़ा वो दिन गड़बड़ रहा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो अटल जी को भारत रत्न पुरस्कार 2015 में दिया गया था। इस पुरस्कार को देने की घोषणा 2014 में इनके जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले यानी कि 24 दिसंबर 2015 मतलब 2014 को की गई थी, चूँकि 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन पड़ता है। 117 नंबर क्वेश्चन से अटल जी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? अटल जी की मृत्यु जो है एक प्रकार से कब और कैसे हुई थी भैया? अटल जी का निधन 16 अगस्त 2018 में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुआ था। इनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि अटल जी का निधन निमोनिया और बहुअंग विफल होने के कारण से हुआ है। अटल जी का निधन 93 वर्ष की आयु में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली कितनी बार मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार प्रधानमंत्री बने? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे देश के। सबसे पहले सन 1996 ईस्वी में 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने, ठीक है। इसके बाद 1998 से 1999 13 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने और फिर उसके बाद में अंत में 1999 से लेकर के बेसिकली 5 सालों तक जो वास्तविक प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, तो तब तक प्रधानमंत्री ये पूरे 5 साल तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। आपने कई रचनाएं भी लिखी हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, ठीक है। आपको 1992 में पद्म भूषण सम्मान मिला, ठीक है। कब? 1992 में पद्म भूषण मिला। 1993 में डीलिट की उपाधि कानपुर विश्वविद्यालय CSJMU से मिली। 1994 से श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार भी इनको दिया गया। 1994 में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार मिला। 2015 में डीलिट यानी मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई। जियालाल भैरवा यानी देवली जिसको कहते हैं, ये भी सम्मान इनको 2015 में मिला। फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार 2015 में भारत रत्न से सम्मानित भी इनको किया गया। कुल मिलाकर के बड़े सारे सम्मान, बड़े सारे पुरस्कार आपको मिले। इनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित कदम मिलाकर चलना होगा और दूसरी कविता है उनकी याद करें, ठीक है। प्रश्न पूछा गया था 2024 में कि बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुहाई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई। ये एक प्रकार से व्याख्या करने के लिए प्रश्न आया था। तो आप इन कविताओं को पढ़ेंगे, बेसिकली किताब ले लीजिएगा तो कविताओं का एक प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। कविताएं बड़ी सरल होती हैं, ठीक है। हिंदी के राष्ट्रीय काव्य में कुछ आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं होता। अगला प्रश्न, अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति से कब संन्यास लिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 29 दिसंबर 2005 को सत्ता की सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन 120 नंबर है, रमेश पोखरियाल निशंक का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? रमेश पोखरियाल जिनका उपनाम है निशंक, ये भी एक कवि हैं, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। 15 अगस्त 1959 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगस्त या जुलाई कहीं कहीं पर जुलाई, कहीं कहीं पर अगस्त, तो अगस्त भी कर सकते हैं आप, अगस्त या जुलाई में इनका जन्म हुआ था। पिनानी ग्राम पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में आपका जन्म होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निशंक देशभक्ति और प्रकृति पर कविताएं रचने मतलब कि लिखने वाले कवि माने जाते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। एक निशंक जो है अध्यापक के साथ साथ पत्रकार भी थे, ठीक है। पत्रकारिता की शुरुआत इन्होंने दैनिक जागरण से करी थी, ओके। कई सारी रचनाएं लिखी। अगला क्वेश्चन 121 नंबर है, रमेश पोखरियाल निशंक का साहित्यिक परिचय दीजिए। देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं मौलिक रूप से साहित्यिक विधा के व्यक्ति हैं। अब तक हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं, खास करके कविता, उपन्यास, खंडकाव्य, लघु कहानी, सांस्कृतिक पर्यटन, यात्रा वृत्तांत और व्यक्तित्व विकास सहित कुल 5 दर्जन से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। इनकी कई सारी रचनाएं जो हैं आपके समक्ष पूछी जाती हैं कि भाई इनकी रचनाओं के नाम लिखें। तो
प्रश्न, डॉक्टर निशंक के द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह के नाम में। डॉक्टर निशंक ने कई कहानी संग्रहों का सृजन किया, जैसे कि पहला है रोशनी की एक किरण, दूसरा है ये कहानी संग्रह मतलब कि कई सारी कहानियों की एक पुस्तक, ठीक है। बस एक ही इच्छा, ये भी कहानी संग्रह है। भीड़ साक्षी है और क्या नहीं हो सकता, ये भी एक प्रकार से इनका कहानी संग्रह है। तो ये सब कहानी संग्रह आपने लिखे। ये सब कहानी संग्रह बड़े फेमस कहानी संग्रहों में इनका नाम शुमार है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ों को इन्होंने एक प्रकार से लिखने का काम किया। रमेश पोखरियाल जी की अगर बात किया है तो ये एक प्रकार से समाचार पत्र का आरंभ भी इन्होंने वार्ता समाचार, सीमांत वार्ता नाम का समाचार पत्र जो है इन्होंने प्रकाशित करवाया था 1986-87 के आसपास में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चों के मतलब ये है कि भाई इसका पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त करना है। पीडीएफ के साथ ही साथ आपको मान लेते हैं कि इसका ही नहीं बल्कि जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है या भी जो भी सब्जेक्ट आपका 5th सेमेस्टर में है, एमसीक्यूज आपका पेपर होता है या आपका पेपर जो है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप का होता है, दोनों के लिए एक प्रकार से लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण था। यही लेक्चर नहीं बल्कि इससे पहले 2-3 लेक्चर और मैं दे चुका हूँ, 4 लेक्चर, तो वो सब भी आपको, और 2024 वाले जो लेक्चर्स हैं वो उनकी पीडीएफ नोट्स, ठीक है, 7-8 चैप्टर 10 चैप्टर मैंने पढ़ाया भी, उसकी भी पीडीएफ मतलब कि उसकी भी पीडीएफ और उसकी वीडियो लेक्चर वो सब आपको मिलेंगी। केवल हिंदी के नहीं, सभी सब्जेक्ट की लगभग क्लासेस जो होंगी वो भी मिलेंगी और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। को करिकुलर सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स भी मिलेगी। करना क्या है आपको, 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है। क्या, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख दीजिएगा। क्योंकि अब आपको 2 ही मेजर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर होते, तो वो आपके 2 मेजर सब्जेक्ट के चारों पेपर की तैयारी। इसके साथ ही साथ में आपका एक जो को करिकुलर होता है, यानी कि जो कंपलसरी पेपर होता है, ठीक है, को करिकुलर की तैयारी भी आपकी यहाँ पर करवा दी जाए। को करिकुलर आपकी बार थोड़ा सा कठिन है, इस वजह से आपको एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन होना चाहिए। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड कर देने होंगे। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा व्हाट्सएप पर ही, और उसी पर मात्र 100 रुपये आपको सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। अगर आप नहीं चलाते तो किसी दूसरे से भी आप सेंड करवा सकते हैं। लास्ट ईयर आपका है, 5th सेमेस्टर में आप हो, फिर 6th सेमेस्टर में आप जाओगे, तो आपको एक प्रकार से मेरे हिसाब से कोर्स में ज्वाइन हो जाना चाहिए। क्योंकि आपको एक प्रकार से यहाँ पर अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। आप अच्छे ज़्यादा मतलब जितने ज़्यादा अंक आप प्राप्त कर लेंगे उतने ही प्रॉफिट होगा आपका, क्योंकि आपका पूरा जीवन एक प्रकार से यही रिजल्ट रहने वाला है। तो आप सभी लोग जुड़ जाएंगे तो आपका क्या होगा, प्रैक्टिस सेट वहाँ पर मिलती रहेगी, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ मिलेगी, उसकी प्रैक्टिस सेट, उसमें आंसर मैं नहीं दूंगा, उसकी प्रैक्टिस सेट आप घर पर बैठ करके टिक लगाइएगा। फिर उसके बाद में फिर उसका क्वेश्चन ढूंढने के लिए आप वीडियो देखिएगा। वीडियो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मैं प्लेलिस्ट भी आपके पास सेंड करूँगा जब आप जुड़ेंगे ग्रुप से, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी विधिवत तैयारी हो जाएगी। को करिकुलर की सबसे लगभग 2024 का जो भी क्वेश्चन पेपर, लगभग 6-7 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर जो हैं उसका आपको एक प्रकार से सॉल्व जो है वीडियोस मिल जाएंगी, कुछ की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। और मॉडल पेपर 2024 में जो मैंने दिए थे उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। 2025 में एक प्रकार से जो मॉडल पेपर मैंने 2 मॉडल पेपर 2-3 हो गया है, तो वो भी मैं आपके पास पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो ये सब क्लासेस और जो भी क्लासेस होंगी उनकी लिंक आपको मिलती रहेगी। तो सभी सब्जेक्ट की विधिवत तैयारी आपकी हो जाएगी। आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है चाहे लिखित हो रही है, दोनों टाइप की तैयारी यहाँ पर होती है। बेसिकली को करिकुलर तो आपका ऑब्जेक्टिव ही पूछा आता है, 100 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और रीजनिंग और खास करके रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि कठिन होते हैं। तो रीजनिंग वगैरह उसको सॉल्व करके अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मात्र 100 रुपीज़ आपके लगेंगे। आप नहीं चलाते कुछ भी गूगल पे, फोन पे, तो आप किसी दूसरे से या अपने एक प्रकार से किसी साइबर कैफे से जाकर के भी करवा दीजिएगा, तब भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी जुड़ना है अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में संबंधित हैं, जो परीक्षाएं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, तो आपको यही सिलेबस पढ़ना है। और इसमें भी एक प्रकार से आपको सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे, जैसे कि आपका मानते हैं जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, तो उसके भी आपको एमसीक्यूज और लिखित दोनों टाइप के एक प्रकार से मॉडल पेपर और पीडीएफ नोट्स ये सब मिलते रहेंगे। और इसके अलावा जो भी क्लासेस होंगी उसकी भी लिंक आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा। मेरे हिसाब से आपको ये 100 रुपये में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं और बहुत ही एक प्रकार से कम प्राइस में आपको बड़ी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। तो आप फटाफट से जुड़ करके आप लाभ उठाएं। चलें हाँ भैया, मैं कहाँ पहुँचा था, हम लोग पहुँचे थे निशंक जी पर, ठीक है। निशंक जी की बात की जाए, 122 नंबर क्वेश्चन से, डॉक्टर निशंक द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह के नाम बताएं। तो रोशनी की एक किरण,
बस एक ही इच्छा, भीड़ साक्षी है, और क्या नहीं हो सकता। ये सब कहानी संग्रह किसके हैं? डॉक्टर निशंक जी के हैं, ठीक है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बड़े फेमस कवि रहे हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर निशंक के द्वारा लिखे गए 4 उपन्यासों के नाम बताएं। तो मेजर निराला, पहाड़ से ऊंचा, निशांत और बीरा, ये 4 उपन्यास जो हैं इनके बड़े फेमस उपन्यास हैं, इनको इन्होंने लिखा। 124 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, डॉक्टर निशंक को कौन से साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो इनको भारत गौरव सम्मान मिला, हिंदी गौरव सम्मान मिला, साहित्य भूषण सम्मान भी प्राप्त हुआ इनको, साहित्य मनीषी सम्मान भी इनको मिला है डॉक्टर निशंक जी को। तो एक प्रकार से पोखरियाल जी, इनकी कविता जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, मातृवंदना, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मातृवंदना कविता आपके पाठ्यक्रम में है, और हम भारतवासी, ये 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा, जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में बाल साहित्य लिखा, जीवन माला, आओ सीखें कहानियों से, खंडकाव्य भी लिखा प्रतिज्ञा नाम से। तो कई सारी रचनाएं आपकी लिखी गई, ठीक है। आगे देखते हैं इकाई नंबर 8। इकाई नंबर 8 जो है थोड़ा सा बड़ा इकाई है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये एक प्रकार से बेसिकली फिल्मी गीतों से रिलेटेड आपका होगा। फिल्मी गीत जो एक प्रकार से जो इस समय लिखे जा रहे हैं, फिल्मी गीत कोई ना कोई कवि ही लिखता है, क्योंकि कवि ही एक प्रकार से लेखक होते हैं। तो हिंदी फिल्मों गीतों में राष्ट्रीय काव्य जो रहा है, यानी ऐसी फिल्में जो कि राष्ट्रीय परंपरा से रही हैं, राष्ट्र प्रेम को, या ऐसे गीत जो फिल्म में आए हैं जो एक प्रकार से राष्ट्रगीत हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 125 नंबर। कवि प्रदीप का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? कवि प्रदीप जो हैं एक बड़े एक प्रकार से गीतकार हैं, और इनका मूल नाम था रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी इनका पूरा नाम था। जब इनका जन्म जो हुआ था, मध्य प्रदेश प्रांत के उज्जैन में बड़नगर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश राज्य के छोटे से शहर बड़नगर में, उज्जैन में पड़ता है, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में आपका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम जो था, ये नाम था रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, इनका वास्तविक नाम था, ध्यान रखेंगे। 127 नंबर क्वेश्चन से, कवि प्रदीप के गीतों की विषय वस्तु क्या है? तो कवि प्रदीप के गीतों की विषय वस्तु वीर रस और देशभक्ति इनकी गीतों में आपको मिलेगी, ठीक है। हालांकि 1943 ईस्वी में स्वर्ण जयंती हिट फिल्म किस्मत के गीत दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, देशभक्ति गीत के रचनाकारों में इनको अमर कर दिया, और ये गीत एक प्रकार से बड़ी फेमस हुई। 1940 में रिलीज हुई थी फिल्म बंधन, उसमें भी एक प्रकार से इनकी पहचान वहीं से शुरू हुई, ठीक है। लेकिन 1943 में जब इनका गाना आया, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तब ये ज़्यादा फेमस हो गए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आप देखेंगे 128 नंबर प्रश्न है, कवि प्रदीप चर्चा में कब आए? तो कवि प्रदीप 1940 ईस्वी में बंधन फिल्म रिलीज होने के बाद में चर्चा में आते हैं, और उसके बाद में जब इनका गाना 1943 में आता है, स्वर्ण जयंती जो हिट फिल्म है किस्मत के गीत, उसमें जब इनका गाना आता है दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, उसमें एक प्रकार से बड़े फेमस हो जाते हैं। कवि प्रदीप इस तरीके से एक प्रकार से जो है बड़े फेमस हो जाते हैं। इनके पिताजी का नाम था नारायण भट्ट। 1942 में इनका विवाह हो जाता है सुभद्रा बेन के साथ, जो कि मुंबई निवासी गुजराती ब्राह्मण चुन्नी लाल भट्ट की पुत्री थी। उनकी 2 बेटियां हैं जिनके नाम सरगम और मितुल है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कवि प्रदीप की शुरुआती शिक्षा इंदौर के शिवाजी राव स्कूल में हुई थी, जहां से 7वीं तक कक्षा तक ये पढ़े थे। इसके बाद इलाहाबाद के दारागंज हाई स्कूल से इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा संपन्न की, इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पास करी, ठीक है। दारागंज उस समय साहित्य का गढ़ हुआ करता था। 1933 से 1935 तक इलाहाबाद का काल प्रदीप के लिए साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहा, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करते हैं 1939 में। तो इस तरीके से चीज़ें इनकी बीतती रहती हैं। कवि प्रदीप का निधन हो गया जो है 11 दिसंबर 1998 को आपका निधन हो जाता है। 130 नंबर प्रश्न, कवि प्रदीप द्वारा लिखे गए 4 गीतों के नाम बताएं। देखिए कवि प्रदीप जो हैं हिंदी के बड़े गीतकार हैं। अय मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ठीक है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ये गीत इन्हीं का है। साबरमती के संत, देख तेरे संसार की हालत, खिलौना माटी का, आप देखते हैं ये सब गाना बड़ा फेमस है। खिलौना मिट्टी का, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर आप देखेंगे खिलौना मिट्टी का गाना, ठीक है। देख तेरे संसार की हालत कैसी हो गई, ये गीत भी इनका बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सब गीत आज भी एक प्रकार से लोग सुनते हैं, जानते हैं। और आपके पाठ्यक्रम में कौन सी जो है 83 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, और
कैंसर हुआ था, उस वजह से इनका देहांत हुआ था, कैंसर की वजह से। ठीक है, तो देख तेरे संसार की हालत, ठीक है, कैसी हो गई है। तो ये सब है। एक आपके पाठ्यक्रम में कौन सी कविता इनकी संकलित है? आज हिमालय की चोटी, जो कि किस्मत मूवी का गाना है। 1993 में मतलब 43 में किस्मत मूवी आई थी। और गैर फिल्मी एक गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ठीक है, ये शुभ दिन है, हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा, मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। इस तरीके की रचनाएं जो है इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो जब ये गाना 26 जनवरी 15 अगस्त को आपके स्कूल में बजता है तो आंखों में पानी आ जाना स्वाभाविक सी बात है। और कोई भी ऐसा 15 अगस्त से 26 जनवरी नहीं हुआ होगा जिस दिन मतलब जिस टाइम पे इनका गाना नहीं बजा होगा। तो ये गाना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक लाइन मुझे बड़ी प्यारी लगती है इसकी कि जब देश में थी दिवाली, जब हम खुशियाँ मना रहे थे, वो खेल रहे थे होली, वो खून की होली खेल रहे थे। ठीक है, आगे है कि जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। हम अपने घरों में बैठ करके एसी फ्रिज टीवी लगा करके देख रहे हैं न्यूज़ समाचार, और वो वहाँ पर गोलियाँ चला रहे हैं। वो वीर जवान, उनको ज़रा याद कर लें। वे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। बड़े फेमस गीतकार हैं कवि प्रदीप। मैं बताऊं, मेरे फेवरेट गीतकार हैं ये। मैं बहुत सुनता हूँ ये सब गाना, मैंने आपको कई बार मैंने सुना यूट्यूब पर सर्च करके, आप भी सुनेंगे, बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। चूँकि आपके पाठ्यक्रम में भी है तो आप सर्च कर लीजिएगा। और दूसरा गाना इनका है मतलब कि, और इनका गाना कौन सा था, एक गाना था आपका जो है आज हिमालय की चोटी से। ये गाना बड़ा फेमस है, किस्मत मूवी में आया था कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। इसी गाने से एक प्रकार से इनको फेमस प्रसिद्धि मिली है कि जहां हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनार है, जहां हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, इस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। ठीक है, ये लिखा, दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुमने किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी, मतलब किसी के आगे मत झुकना। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। ये कविता लिख करके इन्होंने एक प्रकार से लिखी और 1943 में लिखी। जब इस समय एक प्रकार से देख रहे हैं 1942 का अगस्त क्रांति आंदोलन जो है चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था, लोगों को जोश भरने का समय था, उस समय जोश भरने का काम कवि प्रदीप ने किया। और जब एक प्रकार से आंखों को नम करने की बात आती तो लिखते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों। एक तरफ तो वीरता की हुंकार की योज करके आवाहन करते हैं युवाओं का कि आ जाओ और डरो मत, चाहे जापानी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे इंग्लैंड के लोग हो, चाहे जो भी हो, चाहे गोरे हो, इनके पास भले ही कोई बंदूकें हो, हमारे पास हमारा दिल है और हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की जो शक्ति है उसके आगे इनकी गोली कुछ नहीं काम आएगी। एक तरफ हुंकार करते हैं, आवाहन करते हैं युवाओं का। 1943 में लिखते हैं मूवी में गाना, पूरा इसी गाने से इनको प्रसिद्धि मिलती। गाना बड़ा फेमस हो चुकी, उस समय एक प्रकार से क्रांतिकारी लोग सड़कों पर उतर रहे थे, करो या मरो का नारा भी आ चुका था, गांधी अपने फुल फॉर्म में चल रहे थे, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे तमाम प्रकार के नेता एकदम से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बड़े बड़े नेता एकदम से, चंद्रशेखर आजाद से लेकर के मतलब सारे व्यक्ति पहले से ही थे, लेकिन इन सभी लोगों ने एक प्रकार से उफान पर था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी विश्व मतलब कि चल रहा था। लोगों के मन में एक प्रकार से लग रहा था ये अंग्रेज लोग हमारे पर क्यों शासन कर रहे हैं, इनको यहाँ से भगाना है, ये हमारे देश के नहीं हैं। तो उस तरह की गाना। और जब आज़ादी हो जाती है उसके बाद में क्या लिखते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। किन लोगों के लिए, जिनका मैंने आह्वान किया था 1943 में, जिन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर कहते कलम आज उनकी जय बोल, जरा अस्थियां बारी बारी, जिन्होंने बिना गर्दन का मोल लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया,
84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मनुष्य शरीर मिलता कहा जाता है। और उसमें भी जब मनुष्य शरीर मिला, अपने देश के प्रति जब व्यक्ति ने कुर्बान कर दिया, तो सोचो उसके अंदर क्या 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 एक प्रकार से उसने अपने सारे मोह माया को त्याग करके, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके व्यक्ति ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो उनके लिए हम क्या करें? उनके लिए हमको आज जो है उनके आभारी पूरे जीवन रहेंगे, हमारे बाल बच्चे रहेंगे, हम सब रहेंगे, रहना पड़ेगा। और जो नहीं रहेगा वो जान लीजिए कि देशद्रोही है। वो देश में रहने का कोई उसको अधिकार नहीं। जो देश, जिन्होंने देश को आज़ाद किया, उनके लिए जिनके मन में थोड़ा सा भी विचार नहीं आ रहा है, वो देश के एक प्रकार से देश में रहने के योग्य ही नहीं है। ठीक है, तो कवि प्रदीप बड़े ज़बरदस्त गीतकार हैं, सुनिएगा इनको, कभी मज़ा आ जाएगा। लेखक हैं, गीत लेखक हैं। अगला प्रश्न है 131, साहिर लुधियानवी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? ओह, साहिर लुधियानवी जी आ गए। साहिर लुधियानवी बड़े फेमस कलाकार, मतलब बड़े फेमस गीतकार भी हैं। साहिर लुधियानवी की अगर बात की तो इनका असल नाम था अब्दुल हई और तखल्लुस, कलमी नाम है इनका। ठीक है, साहिर अब्दुल हई और तखल्लुस साहिर इनका पूरा नाम है। जन्म 8 मार्च 1921 में हुआ था लुधियाना के एक जागीरदार घराने में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो साहिर लुधियानवी का जन्म 8 मार्च को हुआ था 1921 में पंजाब के लुधियाना के लाल पुष्पहार हवेली करीमपुरा में एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था। बड़ा ज़बरदस्त परिवार था, मतलब धनी परिवार था। हालांकि इनके पिता बहुत धनी थे, पर माता पिता के अलगाव होने की वजह से उन्हें माता के साथ रहना पड़ा और गरीबी में ही गुजारा करना पड़ा, चूँकि मतलब माता पिता अलग हो गए थे। ठीक है, साहिर लुधियानवी की पहली पुस्तक जो है तलखियाँ, कविताओं का संग्रह को तलखियाँ कहा जाता है। कविताओं का संग्रह इनका कब प्रकाशित हुआ? तो साहिर लुधियानवी का पहला काव्य संग्रह 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तलखियाँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साहिर लुधियानवी का निधन जो हो गया था 25 अक्टूबर 1980 को इनका निधन हो गया था साहिर लुधियानवी जी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तलखियाँ के प्रकाशन के बाद से उनको बड़ी ख्याति मिली 1943 के बाद। 1945 में प्रसिद्ध उर्दू पत्र आता था अदब ए लतीफ़ और साहकार। साहकार मतलब होता है लाहौर, तो साहकार लाहौर के संपादक बने। साहकार जो पत्रिका थी लाहौर से प्रकाशित होती थी। बाद में द्वैमासिक पत्रिका सवेरा के भी संपादन का काम इन्होंने किया। इस तरीके से बड़ा काम किया। 1949 में दिल्ली आ गए, कुछ दिनों दिल्ली में रहकर के मुंबई जाते हैं। वहाँ वे उर्दू पत्रिका शाहराह और प्रीत लड़ी के संपादक बनते हैं। और फिर आज़ादी की राह पर 1949 के लिए उन्होंने पहली बार गीत लिखे, किंतु प्रसिद्धि उनको फिल्म नौजवान से मिलती है। फिल्म नौजवान का गाना था ठंडी हवाएं लहरा के आए, बहुत लोकप्रिय हुआ और आज तक है। बाद में साहिर लुधियानवी जी ने बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसे लोकप्रिय फिल्मों के गीत भी लिखे। ठीक है, सचिन देव बर्मन ने के अलावा एन दत्ता, शंकर जयशंकर, खय्याम आदि संगीतकारों ने उनकी गीतों की धुनें बनाई। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ये गीत लिखते थे, बड़ी फेमस गीतकार हैं। इनको पद्मश्री सम्मान भी मिला है। 69 वर्ष की, मतलब 59 वर्ष की अवस्था में 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ा था इनको और देहांत हो गया। साहिर लुधियानवी जी को पद्मश्री सम्मान भी मिला था 1971 में। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। साहिर लुधियानवी की जो रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जो गीत आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, वो गीत है ये देश है वीर जवानों का। नया दौर मूवी आई थी 1957 में। 1957 में रिलीज मूवी नया दौर, उसी में एक प्रकार से गाना था कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। ठीक है, ये देश है दुनिया का गहना, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे होए, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में मचलाती हैं झूमे मस्ती में, पेड़ों में बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन। ठीक है, मतलब गा करके जब इसको गाएंगे बड़ा ज़बरदस्त होगा। और मूवी, मतलब गाना आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप सर्च करके सुन सकते हैं इसको। ठीक है, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, साहिर लुधियानवी जी का है। ठीक है, बड़ा फेमस है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड कब सम्मानित किए गए थे? 1958 ईस्वी में फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको मिला था, जो बड़ा अवार्ड होता है पिक्चर में, मूवी में। 136 नंबर प्रश्न, प्रेम धवन का जन्म कब और कहाँ पर होता है? प्रेम धवन जी भी एक प्रकार से बड़े कवि हैं, हिंदी के मशहूर गीतकार हैं प्रेम धवन जी। ठीक है, आपका जन्म हुआ था 13 जून को 1923 में। अम्बाला में आपका जन्म होता है। ठीक है, अम्बाला में हुआ था। लाहौर के FC कॉलेज में स्नातक की शिक्षा पूरी करी इन्होंने। मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी इनके साथ ही पढ़ा करते थे, तो साहिर लुधियानवी और प्रेम धवन सहपाठी थे। ठीक है, और पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुलजार सीनियर छात्र थे इनके। साहिर लुधियानवी और प्रेम धवन यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। कॉलेज की पत्रिका में दोनों ने जम करके लिखा। साहिर लुधियानवी गजल रचते थे और प्रेम धवन जी गीत लिखा करते थे। दोनों की तालमेल बड़ी ज़बरदस्त थी। ठीक है, प्रेम धवन आगे चल करके कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाते हैं। शिक्षा के बाद पीपुल्स थिएटर ग्रुप में शामिल हुए। 4 साल
तक नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण लिया। और कम लोग जानते हैं कि प्रेम धवन ने 50 फिल्मों में नृत्य का निर्देशन भी किया, यानी कि डांस का जो एक प्रकार से होता है कोरियोग्राफर ने उसको भी किया। नया दौर का जब एक प्रकार से मूवी आई, इनकी फिल्म नया दौर आया, उसमें आपने गाना सुना होगा। कौन सा गाना? बड़ा फेमस गाना है, सुनेंगे उसको कभी, यूट्यूब पर सर्च करिएगा कि उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, कुंवारियों का दिल मचले, जिंदे बेलिए। तो फिर वो आगे आगे गाना गाता है, फिर वो मतलब हीरो हीरोइन का गाना है कि भाई कि जब हीरोइन से कहता है हीरो कि जब उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, ठीक है। तो जब वो हीरो आता कहता है कि जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नज़र फिसले, ऐसे कुछ गाना है आगे, ठीक है। गाना बड़ा फेमस गाना है। और जब ये गाना कभी मतलब प्रदीप का ही है, बड़े फेमस गीत का, मतलब प्रेम धवन जी का है, बड़े फेमस गीतकार है प्रेम धवन जी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से गाना बड़ा फेमस हुआ जब ये गाना आया। नया दौर का गाना है, नया दौर, और निर्देशन इनका कमाल का था। 2 बीघा ज़मीन के गीत, हरियाला सावन ढोल बजाता आया, ये भी गाना प्रेम धवन जी का ही है, ठीक है। थिएटर ग्रुप असमय ही बिखरा, तो लेखिका इस्मत जो है मतलब चुगताई बांगे टाकी, मतलब कि बॉम्बे टाकीज में चले जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने जिद्दी फिल्म का पहला जो ब्रेक मतलब गाना है उसको लिखा। गायिका थी इसकी लता मंगेशकर। चंदा जा रे जा चंदा पहला हिट फिल्म में एक प्रकार से गाना दिया। तो बॉम्बे टाकीज़ ने गीत लेखन और नृत्य निर्देशन के लिए उन्हें अनुबंधित कर दिया। इस तरीके से आप देखते हैं बड़ी फेमस लिखा इन्होंने। जैसे इनके लोकप्रिय गीत में मैं अगर बताऊं तो प्रश्न पूछा गया था पिछली बार, तो इनका ये एक गीत है, बोल पपीहे बोल रे, आरजू मूवी का गाना है। सीने में सुलगते हैं आरमा, ये तराना है, तराना मूवी गाना है। इसके अलावा चंदा मामा दूर के जो गाना है बच्चन मूवी का, ठीक है। इसके अलावा दिन हो या रात हम तेरे साथ, ठीक है, ये मिस बॉम्बे। ऐसे ही आप देखते हैं ज़िंदगी भर गम जुदाई का मिस बॉम्बे में ही, छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी, हम हिंदुस्तानी गाना। बड़ा आदमी का आँखियन संग अखियाँ लागी, ऐ मेरे प्यारे वतन काबुली वाला गाना है, ठीक है। ऐसे तमाम गाने इनके हैं, जैसे कि दुनिया तेरी दुनिया से होकर मजबूर चला रे, पवित्र पापी गाना है। मेरा रंग दे बसंती चोला शहीद मूवी का गाना है। ए वतन हमको तेरी कसम शहीद मूवी का गाना ही है। महलों ने छीन लिया बचपन का, ठीक है, ये भी गाना इनकी एक प्रकार से जो है बड़ा फेमस गाना है। इनका निधन, प्रेम धवन जी का निधन 7 जुलाई 2001 ईस्वी को हो जाता है, ठीक है। 7 जुलाई मतलब 7 मई, कहीं कहीं पर 7 जुलाई 7 मई सॉरी 7 मई ही, ठीक है, 7 मई 2001 को इनका निधन हो जाता है। प्रेम धवन जी का द्वारा लिखे गए 4 गीतों के नाम में, जैसे कि बोल पपीहे बोल ले, सीने में सुलगते हैं अरमा, चंदा मामा दूर के, और मेरे प्यारे वतन, ये 4 गीत इनके बड़े फेमस हैं। तो और इनका निधन हो गया 7 मई 2001 को। ये है प्रेम धवन जी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रेम धवन जी को सम्मान भी मिला है कई सारा। भारत सरकार ने प्रेम धवन को कौन कौन से पुरस्कार दिए थे? तो भारत सरकार ने प्रेम धवन को 1970 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। तुझे सूरज कहूँ या चंदा पंक्तियाँ किस गीतकार ने लिखी है? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, ये पंक्तियाँ गीतकार प्रेम धवन की हैं। आप सुन लीजिएगा, इन सभी को नोट करके आप सुन सकते हो। इन सभी गाने को सुनिएगा तो क्या होगा कि आपका तैयार भी हो जाएगा और आप मस्ती भी हो जाएगी, ठीक है। तो गाना भी सुन लेंगे भैया, और गाना सुनने के साथ साथ क्या हो जाएगा, आपका मनोरंजन भी होगा और आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बड़ा ज़बरदस्त सिलेबस मुझे लगा। अगले विद्वान है भैया कैफ़ी आज़मी। कैफ़ी आज़मी जी की अगर बात की तो इनके भी अच्छा, आपके पाठ्यक्रम में कौन सी गीत सम्मिलित है इनका जो है प्रेम धवन जी का? छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी, हम हिंदुस्तानी मूवी का गाना है, इसको आप पढ़िएगा। और अगला कौन है भाई? कैफ़ी आज़मी जी। कैफ़ी आज़मी जी का भी एक प्रकार से बड़ा फेमस कैफ़ी आज़मी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मिजवा नाम का गांव है, वहीं पर पैदा हुए थे। 1919 में आपका जन्म हुआ था, ठीक है। कैफ़ी आज़मी आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश ज़िले में, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ ज़िले के में हो जन्म हुआ था। 19 जनवरी 1919 को हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैफ़ी आज़मी की अगर बात की, मिजवा नाम का गांव में जन्म हुआ था। जन्मतिथि उनकी अम्मी को याद नहीं थी, उनके मित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सुखदेव ने उनकी जन्मतिथि 14 जनवरी रख दी थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं पर 19 जनवरी। उन्होंने सन 1943 में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। बाद में वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के सक्रिय कार्यकर्ता भी बने। 1957 में फिल्मों से जुड़े। शहीद लतीफ़ की फिल्म आई थी बुज़दिल में उन्होंने पहली बार गीत लिखा। तो बुज़दिल फिल्म के लिए गीत इन्होंने पहली बार लिखा। प्रश्न है कि कैफ़ी आज़मी ने अपना पहला गीत फिल्म के लिए किस फिल्म के लिए लिखा? तो इन्होंने अपना पहला गीत बुज़दिल फिल्म के लिए लिखा था, ठीक है। बुज़दिल फिल्म के लिए इन्होंने अपना पहला गीत लिखा था, ठीक है। कैफ़ी आज़मी की अगर बात की जाए
तो बाद में इन्होंने हीर रांझा, मंथन और गर्म हवा फिल्मों का लेखन भी किया। कैफी आज़मी ने सईद मिर्ज़ा की फिल्म आई थी नसीम 1997 में, उसमें अभिनय भी किया था। यह किरदार पहले दिलीप कुमार निभाने वाले थे, लेकिन बाद में फिर कैफी आज़मी ने इसका किरदार निभाया था। ठीक है, तो कैफी आज़मी जो हैं बड़े फेमस गीतकार रहे हैं। कैफी आज़मी केवल मांट ब्लैक पेन से लिखते थे। उनकी पेन की सर्विसिंग न्यूयॉर्क के फाउंटेन हॉस्पिटल में हुआ करती थी। बड़े फेमस लेखक हैं। देखिए पेन भी इनका बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, कहाँ से? न्यूयॉर्क से इनके पेन की जो एक प्रकार से सर्विसिंग होती थी न्यूयॉर्क के पेन से होती थी। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई है उनके पास 18 मांट ब्लैक पेन थे। जब इनकी मृत्यु हुई तब उनके पास 18 मांट पेन थे। कैफी आज़मी को 7 हिंदुस्तानी के लिए 1969 में जब मूवी आई थी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। कैफी आज़मी जी का निधन 10 मई 2002 ईस्वी को हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 144 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भैया। प्रश्न, कैफी आज़मी कौन थे? कैफी आज़मी फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर थे। कैफी आज़मी के नज़मों और गज़लों के संग्रह के नाम बताएं। तो कैफी आज़मी के कई सारे नज़म और कई सारे गज़लें हैं, जैसे झनकार, आखिरे सब, आवारा सिजदे, इबलीस की मजलिसें सूरा, ये सब इनकी एक प्रकार से गज़लें हैं और नज़में हैं। अगला प्रश्न, राजेंद्र कृष्ण का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? अच्छा, आपके मतलब आपके उसमें कौन सा शामिल है भैया? आपके पाठ्यक्रम में कौन सा शामिल है? तो कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हकीकत मूवी में गाना आया था 1964 में। उसी मूवी का गाना जो है इन्होंने लिखा था, वही आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगले विद्वान है आपके राजेंद्र कृष्ण जी। राजेंद्र कृष्ण जी की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था भैया? 6 जून को हुआ था। 1919 में इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के ज़िला गुजरात के जलालपुर जट्टन नामक गांव में। दुग्गल परिवार में आपका जन्म होता है। ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान में पढ़ता है। 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब BA मतलब कि तब एक प्रकार से तब भी वे कविता की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, और राजेंद्र कृष्ण जी एक प्रकार से बड़े फेमस लेखक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एक प्रकार से वे फिराक गोरखपुरी और एहसान दानिश की उर्दू शायरी के साथ साथ पंत और निराला की हिंदी कविताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन दिनों दिल्ली पंजाब के अखबारों ने कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक विशेष पूरक और कविता प्रतियोगिताएं निकाली, जिसमें वे नियमित रूप से भाग लिया करते थे। ठीक है, 1940 में हिंदी फिल्म उद्योग में एक पटकथा लेखक बनने के लिए बम्बई चले गए। उनकी पहली पटकथा थी जनता, 1947 में लिखी थी उन्होंने। ठीक है, गीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म थी जंजीर 1947 में जो आई थी। उन्हें पहली बार मोतीलाल सुरैया अभिनीत आज की रात 1948 की पटकथा और गीतों के लिए जाना गया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या के बाद कृष्ण ने एक गीत लिखा, सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। यह गीत मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाया गया था। बड़ा फेमस गीत हुआ और इसकी वजह से बड़ा फेमस भी हुए थे। तो राजेंद्र कृष्ण भी बड़े फेमस गीतकार हैं हिंदी बॉलीवुड के। राजेंद्र कृष्ण का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 23 सितंबर 1987 को हो गया था। राजेंद्र कृष्ण किस पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे? तो राजेंद्र कृष्ण ने फिल्म खानदान 1965 में तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, इस गीत के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड जो मिला था। तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर गाना मिल जाएगा, सर्च सुन लीजिएगा। राजेंद्र कृष्ण के चर्चित 4 गीतों के नाम लिखिए। राजेंद्र कृष्ण के गीतें कई सारे गीत हैं, जैसे मेरे महबूब कयामत होगी, आपने गाना सुना होगा, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो ये एक प्रकार से इन्हीं का गीत है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये भी कविता इन्हीं की है, गीत है। कौन आया मेरे मन के द्वारे, ये भी इन्हीं का गीत है। और ए ज़िंदगी उसी की है, ये भी इन्हीं का गीत है। राजेंद्र कृष्ण के ये सारे गीत हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला जो इनका गीत है भैया 150। राजेंद्र कृष्ण ने किन फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं? राजेंद्र कृष्ण ने अनेक फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं, लेकिन जो एक प्रकार से कई जो फेमस फिल्में हैं, जैसे अलबेला फिल्म, अनारकली मूवी पर गाना लिखा, आज़ाद, पतंग, भरोसा, पूजा के फूल और ख़ानदान जैसे प्रसिद्ध फिल्मों की गीतकार रहे हैं राजेंद्र कृष्ण जी। 151 नंबर प्रश्न, गुलशन बावरा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गुलशन बावरा भी बड़े फेमस गीतकार हैं। ठीक है, गुलशन बावरा जी की अगर बात की तो ये भी बड़े फेमस गीतकार हैं।
गुलशन बावरा की अगर बात करें भैया तो गुलशन बावरा जो है इनका जन्म 12 अप्रैल को हुआ था 1938 को, शेखुपुरा में इनका जन्म हुआ था। कब? 1938 में शेखुपुरा में गुलशन बावरा जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और पंजाब में हुआ था बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। गुलशन बावरा जी की बात की है तो इन्होंने एक प्रकार से इनका परिवार में बंटवारा हो गया था, तो उसका दुख जो है उन्होंने अपना परिवार उसी के दुख में खो दिया। फिर जयपुर में आकर के बसने लगे। उनका पूरा नाम था गुलशन कुमार मेहता, लेकिन गुलशन के नाम से प्रसिद्धि उनको मिली। गुलशन बावरा अपने भाई की नौकरी लगने के बाद दिल्ली चले गए। वहीं से उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने कॉलेज के दौरान कविता लिखना शुरू किया। गुलशन जी शुरुआत से ही फिल्मों में आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सन 1955 में मुंबई में रेलवे क्लर्क की नौकरी करी। गुलशन ने फिल्म ब्रेक पाने के लिए काफ़ी मेहनत करी और आनंद जी और फिर कल्याण जी वीर शाह के रूप में उन्होंने अपना पहला गीत चंद्रसेना 1959 में लता मंगेशकर के द्वारा जो गाया गया था उसमें लिखा कि मैं क्या जानूं क्या कहूं ये सावन मतवारा रे, ये गीत लिखा। इसके बाद उन्होंने अनेक फिल्मों में काम किया। इनको जो है फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार भी मिला 1974 में। फिर उसके बाद में ईमान मेरा फिल्म जंजीर में एक प्रकार से फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला 1968 में भी। मेरी देश की धरती फिल्म उपकार में गाना गाया था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो गुलशन बावरा का निधन कब हुआ था? 7 अगस्त 2009 को इनका निधन हो गया था। अपने सेवा काल में गुलशन बावरा ने कितने गीत लिखे? 250 गीत लगभग इन्होंने लिखे थे गुलशन बावरा जी ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आप लोग जानते हैं कि मूवी में हीरो हीरोइन को जानते, जो गीतकार हैं, जो मेन काम करते, राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर वगैरह हैं, उनको आप जानते ही नहीं हैं। गुलशन बावरा को फिल्म फेयर पुरस्कार कब मिला था? तो गुलशन बावरा को सन 1967 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ गीत का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। गुलशन बावरा ने जिन फिल्मों में गीत लिखा उन फिल्मों का नाम उल्लेख कीजिए। सनम तेरी कसम मूवी देखी होगी आपने, सनम तेरी कसम, इसमें भी गाना लिखा था गुलशन बावरा ने। अगर तुम ना होते, सत्ते पर सत्ता, यह वादा रहा, हाथ की सफाई और रफू चक्कर जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। किसने? गुलशन बावरा ने। 156 नंबर प्रश्न, गुलशन बावरा ने कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में कितने गीत लिखे थे? तो कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गुलशन बावरा जी ने जो लगभग 69 गीत लिखे थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, इंद्रिवर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? इंद्रिवर भी एक प्रकार से गीतकार हैं। इंद्रिवर जी की बात की जाए तो इंद्रिवर जी भी एक प्रकार से गीतकार ही हैं। इनके गीत की अगर बात की भैया, इंद्रिवर जो हैं इनका जन्म कब हुआ था भैया? इनका जन्म जो हुआ था 15 अगस्त को हुआ था 1924 को, उत्तर प्रदेश के झांसी के बरुआ सागर नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, ये गुलशन बावरा का आपके पाठ्यक्रम में मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती उपकार मूवी आई थी 1967 में, उसी को आपको पढ़ना है, ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, यूट्यूब पर आप सर्च करें, गाना आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंद्रिवर जी का जन्म 15 अगस्त 1924 को हुआ था उत्तर प्रदेश की झांसी के बरुआ सागर नामक कस्बे में। इंद्रिवर को फिल्म फेयर पुरस्कार कब मिला? तो इनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था 1976 में, फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इंद्रिवर जी भी एक प्रकार से बड़े फेमस कविकार रहे हैं, ठीक है। 1976 में मिला था फिल्म फेयर अवार्ड। किस पर मिला था? दिल ऐसा कैसी ने मेरा तोड़ा, दिल ऐसा किसी ने तोड़ा मेरा, अमानुष नाम की मूवी थी, उसी पर इनको मिला था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, इंद्रिवर ने कितने गीतों की रचना करी? तो इंद्रिवर ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में 1000 से ज़्यादा गीत लिखे। 160 नंबर प्रश्न, राजी फिल्म कब प्रदर्शित की गई थी? 11 मई 2018 को राजी फिल्म जो है प्रदर्शित करी गई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, प्रश्न 161 नंबर, राजी फिल्म के निर्माता और निर्देशक कौन है? राजी फिल्म के निर्माता करण जौहर हैं। करण जौहर को आप सभी लोग जानते होंगे। निर्देशन जो है मेघना गुलजार, जिसका निर्देशन के डायरेक्टर कौन है? मेघना गुलजार। और निर्माता कौन है? प्रोड्यूसर करण जौहर। अगला प्रश्न, राजी फिल्म के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो विकी कौशल और आलिया भट्ट। राजी मूवी आप देखिएगा, विकी कौशल को आप जानते होंगे और आलिया भट्ट को कौन नहीं जानता। विकी कौशल, आलिया भट्ट से करण जौहर से किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगला प्रश्न, रोज़ा फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तो हरिंदर सिक्का के उपन्यास सहमत कलिंग पर यह फिल्म आधारित है, जिसका कालखंड भारत और पाकिस्तान का वह युद्ध है जो सन 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ा गया था, उसी से रिलेटेड है। 1964 ईस्वी अगला प्रश्न 164, ए मेरे वतन ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तो गीत के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार जी हैं, ठीक है। गुलजार जी की अगर बात की तो गुलजार भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित, प्रसून जोशी, गुलजार, ये सभी संकलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरफरोश फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन है? तो सरफरोश फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं जॉन मैथ्यू मैथन, ठीक है।
सरफरोश फिल्म कब प्रदर्शित की गई थी? 30 अप्रैल 1999 को। सरफरोश फिल्म के प्रमुख पात्रों का नाम उल्लेख कीजिए। तो सरफरोश फिल्म के प्रमुख पात्र हैं नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सोनाली बेंद्रे, मुकेश ऋषि। ठीक है। 168 नंबर प्रश्न, जिंदगी मौत ना बन जाए गीत के रचनाकार कौन है? तो इसरार अंसारी जी हैं। ठीक है, इसके गीतकार। तो इस तरीके से ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रसून जोशी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। प्रसून जोशी की रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। देश रंगीला रंगीला देश मारा रंगीला फना मूवी में गाना था। 2006 में मूवी प्रकाशित हुई थी। सॉरी। तो 16 सितंबर 1971 को अल्मोड़ा उत्तराखंड में प्रसून जोशी का जन्म होता है। ये भी बड़े अच्छे गीतकार हैं, तो इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे गीतकार के बारे में जाना, समझा और परखा। मैंने एक प्रकार से 2 लेक्चर्स के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस का कवर करने का प्रयास किया आपके, जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट के या सभी चीज़ों के बारे में चीज़ों को आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। BA तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर 2025 का शिक्षा शास्त्र के टॉप 10 टॉपिक्स भी पेपर 1 का मैंने दे दिया है। ऐसे ही पेपर 2 का टॉप 10 टॉपिक आएगा। तो ये सब आपको एक प्रकार से चीज़ें मिलती रहेंगी। सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आपको जुड़ना है भाई। देखिए, जो भी PDF वगैरह मिलेगी, PDF के लिए बेसिकली PDF आपको जो भी मिलेगी ऑब्जेक्टिव की लिखित की, जो भी क्लासेस होती हैं, क्लासेस नहीं होती तो उनकी भी PDF कुछ बनाएंगे, वो भी आपको मिलती रहेगी। SMS करें 91 61 93 60 62 पर। BA 5th सेमेस्टर में आप हैं तो आप अब नंबर बना लीजिए अच्छे से। नंबर आपको क्या करना, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेज देना है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको क्या किया जाएगा, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स मिलेगी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की PDF नोट, जिसमें आपका एक प्रकार से 2 मेजर सब्जेक्ट जो आपके हैं, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर का MCQs और लिखित अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय तीनों टाइप के, सभी टाइप के मैं करवाऊंगा। ठीक है। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है कि को करिकुलर की तैयारी आपकी भी इसमें हो जाएगी। को करिकुलर जो एक प्रकार से आपकी बार बहुत कठिन है, आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, विशेषज्ञ क्षमता और डिजिटल जागरूकता, यानी कि आपको रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ना है। उसको एक प्रकार से समझा करके आपको बताया जाएगा। उसके क्वेश्चन पेपर जो 2024 में हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में, लगभग 4 से 5 या लगभग 5 से 6 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए, तो उस सभी की वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, देखिएगा। सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित तरीके से मिलेगी। PDF मिलेगा सभी का, क्वेश्चन पेपर का PDF मिलेगा, मॉडल पेपर का PDF मिलेगा, महासंग्राम रिवीजन क्लास का PDF मिलेगा, जो क्लास हिंदी की अभी दी है इसका भी PDF आपको मिलेगा। सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट आपका होगा सभी सब्जेक्ट की PDF आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। आपको व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर आपको तैयारी होती रहेगी और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी आपकी होगी। तो अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा। अगर आप ये सब नहीं चलाते हैं कि ऑनलाइन भेजने वाला, तो आप किसी दूसरे से या किसी साइबर कैफे से भी भिजवा सकते हैं, आपको जोड़ दिया जाएगा। काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा, ताकि एक प्रकार समय कम हुआ है, समय कम बचा हुआ है, कम समय में बेहतर तैयारी के लिए एक प्रकार से व्यवस्था की गई। तो आप फटाफट से जुड़ करके बहुत कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।